सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू AIB एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 11 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड, जो कि काफ़ी इजी चैप्टर है। और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स हैं वो हम आज की इस क्लास के अंदर कवर अप करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं अपने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटरनल ट्रेड की। तो इंटरनल ट्रेड क्या होता है, जैसे इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि सारी वो ट्रांजैक्शन, सारा वो व्यापार जो देश के अंदर ही हो, यानी कि ट्रेड का मतलब व्यापार, इंटरनल का मतलब अंदर, तो सारा वो व्यापार जो देश की बाउंड्रीज के अंदर होता है उसको हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में जरा हम फोकस करें तो हम यह देख पाएंगे, इट रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री एंड फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड द डीलिंग इन लोकल करेंसी, ये हम बिल्कुल बात कह सकते हैं। तो ये इसके बन गए फीचर्स। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इंटरनल ट्रेड वह ट्रेड कहलाता है जो कि देश की बाउंड्रीज के अंदर ही सारी ट्रांजेक्शन हो, लोकल करेंसी में ट्रांजेक्शन हो और फ्री मूवमेंट हो। आप इस गुड्स को अपने देश के अंदर किसी भी तरीके से किसी भी राज्य में बेच सकते हैं, एक लीगल फॉर्म के साथ और साथ ही साथ फ्रीली, यानी कोई भी किसी तरह की बंदिश नहीं है आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा भाई, इंटरनल ट्रेड ये है। तो इंटरनल ट्रेड के हमने टाइप्स भी जानने हैं। तो इंटरनल ट्रेड को ना 3 भागों में डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। तो पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप हम जो क्लासिफाइड करते हैं वो करते हैं 2 टाइप्स में। पहला हमारे पास आता है डायरेक्ट ट्रेड और दूसरा हमारे पास आता है इनडायरेक्ट ट्रेड। तो डायरेक्ट ट्रेड का मतलब हमारे जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई कंज्यूमर है, उसका जो ट्रेड ट्रांजैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से हो तो वह डायरेक्ट ट्रेड कहलाता है। इनडायरेक्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है कि बीच में कोई मिडल मैन हो, चाहे वो हमारा रिटेलर हो, चाहे वो एजेंट हो, चाहे वो खुद मिडल मैन ही, होलसेलर ही क्यों ना हो, तो ये सारी चीजें हमारी इनडायरेक्ट ट्रेड के अंदर कंसीडर होती हैं। उदाहरण के तौर पर कि मान लीजिए आप एक कंज्यूमर हैं और मैं कपड़े का व्यापारी हूं, तो आप मेरे पास डायरेक्टली आ गए, आपने कहा कि सर हमें ये शर्ट और ये पैंट दे दीजिए, तो हमारे बीच में डायरेक्ट ट्रेड हुआ। आपके और हमारे बीच में ना तो कोई एजेंट है, ना ही कोई होलसेलर है और ना ही कोई रिटेलर है। अब आप खुद देखो कि ये जो सारे हमने बीच में पार्ट्स आपको बताए, ये सब अपना अपना प्रॉफिट ऐड ऑन करके आगे चीजों को बेचते हैं। मान लीजिए मैंने जो माल बेचा वो होलसेलर को बेचा, तो होलसेलर ने क्या किया, अपना मार्जिन ऐड करके रिटेलर को बेचा। अब रिटेलर्स क्या करते हैं, बेसिकली या तो कंज्यूमर को बेच देते हैं या विद यूजिंग ऑफ एजेंट, यानी कि जो होलसेलर होते हैं विद यूजिंग ऑफ एजेंट जो है वो रिटेलर तक अपना माल पहुंचाते हैं। बड़े होलसेलरों की छोटे रिटेलर तक पहुंच नहीं होती, या फिर कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि होलसेलर विद यूजिंग ऑफ एजेंट आपके रिटेलर्स को माल देते हैं, तो जो एजेंट होता है वो भी 1-2 रुपए का मार्जिन अपना जोड़कर आगे बेचता है माल को। फिर रिटेलर क्या करता है, आखिरी अपने मार्जिन को जोड़कर कंज्यूमर को बेच देता है। तो यहाँ पर जो सारा प्रोसेस हो रहा है मार्जिनल रिक्वायरमेंट का, तो आपको वो गुड्स सभी मार्जिन को जोड़ने के बाद मिलेगा, सभी प्रॉफिट्स को जोड़ने के बाद मिलेगा। तो ये आपके लिए एक तरीके से महंगा प्रोडक्ट हो जाएगा, बट वो महंगा कब नहीं होगा, जब डायरेक्ट ट्रेड करोगे। यानी कि आप डायरेक्टली मेरे पास आ गए तो मैं तो अपने उसी प्राइस पे आपको बेचूंगा माल जिस प्राइस पे मैं होलसेलर को देता हूं। तो यहाँ पर आपके लिए कितना बड़ा फायदा हो गया। तो रिसिप्ट ऑफ ओरिजिनल गुड्स बाय द कंज्यूमर एंड नो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ गुड्स, यानी कि आपको पहली चीज तो ओरिजिनल गुड्स मिल जाता है, ओरिजिनल माल मिल जाता है, और दूसरी चीज जो फ्लक्चुएशंस होती है मनी की वो आपको देखने को नहीं मिलती। हर तरीके से आप सेफ साइड रहते हो अगर आप डायरेक्ट ट्रेड के अंदर कंसीडर हो। बट डायरेक्ट ट्रेड पॉसिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। वो क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ट्रेड जो है वो काफी रिलेशनशिप के बेस पर है। यानी कि अगर आपका किसी फैक्ट्री मालिक से या किसी भी मील व्यापारी से अगर कनेक्शन होगा तभी आप उसके पास जा सकते हो। ऐसे हर कोई पर्सन डायरेक्ट फैक्ट्री के अंदर जाके ये बोले कि भाई हमें शर्ट खरीदनी है कि जीन्स खरीदनी है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट ट्रेड जो है वो रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। और ये जब बेस्ड हो चुका है, यानी कि मान लीजिए हम कर ही रहे हैं व्यापार, आप हमसे व्यापार कर रहे हैं, तो हमने क्या देखा भाई, यहाँ से आपको अच्छा गुड्स मिल रहा है, ओरिजिनल गुड्स की रिसिप्ट मिल रही है बाय द कंज्यूमर, एंड हमारे बीच में जो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी आती है ना गुड्स की और फ्लक्चुएशंस आती है वो हमें देखने को नहीं मिल रही। डबल प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको डबल प्रॉफिट मिल रहा है। यानी कि आपने क्या किया कि वो माल आप मार्जिन रिक्वायरमेंट के बाद 500 रुपए का खरीद रहे हो, अब वही माल अगर आप मेरे पास डायरेक्टली खरीदने आ गए तो वो 200 रुपए का मिल रहा है, तो आपके लिए प्रॉफिट हो गया नहीं हो गया डबल। वो चीज आपको मार्केट में 500 रुपए की मिल रही है, आप डायरेक्ट मुझसे जब खरीद रहे हो तो वो आपको 200 रुपए की है। तो ये आपकी जितनी मार्जिनल रिक्वायरमेंट बीच में आ रही थी वो सब से आप सेफ साइड में हो गए, तो डबल प्रॉफिट होता है आपके लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइसेस टू कंज्यूमर, और साथ ही साथ जो हमारे गुड्स होते हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर से कनेक्टेड है, तो अवेलेबिलिटी
अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ से प्रोवाइड होती है बहुत चीपेस्ट प्राइस के साथ, ठीक है। बेनिफिट ऑफ कैश सेल टू प्रोड्यूसर, तो अधिकतर जो ट्रांजेक्शंस होती हैं डायरेक्ट ट्रेड की वो कैश के अंदर होती है, किसी तरीके से क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होती। तो ये फायदा प्रोड्यूसर के लिए भी रहता है और कंज्यूमर के लिए भी रहता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो होलसेलर होते हैं वो प्रोड्यूसर से उधारी पे माल लेके जाते हैं, 45 दिन की उधारी हो गई, 3 महीने की या 4 महीने की, इस तरीके से टाइम पीरियड के हिसाब से उधारी पे माल लेके जाएंगे और जब वो कमाते रहेंगे तो उस हिसाब से फैक्ट्री मालिक को पैसा भेजते रहेंगे। तो ये चीजें रहती हैं। तो जब यहाँ पर आप डायरेक्टली फैक्ट्री से कनेक्टेड रहोगे तो वहां पे तो आप उधारी नहीं करोगे भाई, आप पहली चीज तो एक आध दो चीजें खरीद रहे हो और दूसरी बात आप खरीद भी रहे हो तो डायरेक्ट फैक्ट्री प्राइस पे खरीद रहे हो, ना तो होलसेल प्राइस पे, ना रिटेल प्राइस पे, ना एजेंट प्राइस पे। तो आपके पास क्या होता है, डायरेक्टली कैश देना भैया उन्हें, उधार का कोई झाड़ नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेनिफिट ऑफ कैश सेल टू प्रोड्यूसर। अब इनडायरेक्ट ट्रेड की बात करूं तो इनडायरेक्ट ट्रेड का मतलब यहाँ से जान लीजिए कि ये क्या होता है, होलसेलर के माध्यम से होता है, रिटेलर के माध्यम से होता है, एजेंट के माध्यम से होता है। तो किसी ना किसी के माध्यम से हम किसी भी ट्रांजेक्शन को पा सकते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि अगर आप डायरेक्टली प्रोड्यूसर तक ना पहुंच पाए तो आप कि जो ट्रांजेक्शन से आप मार्जिनल रिक्वायरमेंट को या फिर जो मनी फ्लक्चुएशंस होती है उनको नहीं रोक सकते। आप डायरेक्ट होलसेलर से माल खरीद लीजिए, आप डायरेक्ट एजेंट से माल खरीद लीजिए, आप डायरेक्ट रिटेलर से माल खरीद लीजिए, तब भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देखने को मिलता है। बट रिटेलर से जो ही खरीदते हैं माल जो कंज्यूमर्स होते हैं, तो रिटेलर के माध्यम से कोई प्रॉफिट नहीं देखने को मिलता। बट हमारा होलसेलर और एजेंट जो होता है यहाँ से हमें 1-2 रुपए का प्रॉफिट जरूर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से इनडायरेक्ट ट्रेड का मतलब यही, इनडायरेक्ट ट्रेड का मतलब यही है कि आप किसी के माध्यम से अपने गुड्स को देख पा रहे हो। तो ये तो बात रही है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल। तो लेवल हमारा क्या है, लोकल लेवल आ गया, स्टेट लेवल आ गया, नेशनल लेवल आ गया। तो इसके माध्यम से मैं आपको एक जीएसटी का क्राइटेरिया जरूर समझा देता हूं, वैसे तो अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो आपने जीएसटी हमने पढ़ी थी, वैसे आपने समझ भी ली होगी, अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हो भाई। सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आई का मतलब होता है इंटीग्रेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यदि आप एक तरीके से स्टेट लेवल पे काम कर रहे हो, कि लोकल लेवल पे अप्लाई नहीं होता, स्टेट एंड लोकल लेवल दोनों पे अप्लाई होता है। स्टेट लेवल के उदाहरण से माध्यम लेता हूं, स्टेट लेवल के माध्यम समझाता हूं कि स्टेट लेवल ट्रेड के माध्यम से अगर हम समझे तो यदि आप एक स्टेट के अंदर रहकर ही अपने गुड्स की ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो आप जो पे करोगे वो कौन सी पे करोगे, सीजीएसटी पे करोगे और एसजीएसटी पे करोगे। बट यहीं पर आपकी ट्रांजैक्शंस अगर अपने स्टेट से बाहर चली गई, नेशनल लेवल पर चली गई, तो आप जो जीएसटी पे करोगे वो आईजीएसटी पे करोगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टेट के अंदर रह के अपनी ज्यादा जीएसटी पे कर रहे हो, क्योंकि 2 क्राइटेरियाज हैं, या फिर स्टेट के बाहर ट्रांजेक्शन करके हम कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप 18% के क्राइटेरिया के हिसाब से जीएसटी पे कर रहे हो तो आप स्टेट के अंदर रहकर भी ट्रांजैक्शंस में 18% ही दोगे और स्टेट से बाहर जाके भी 18 ही दोगे। फर्क जो पड़ जाता है वो क्राइटेरियाज का पड़ जाता है। यानी कि अगर आप यहां पर स्टेट के अंदर हो तो आप अपने परसेंटेज का, अमाउंट की परसेंटेज का, रेट की परसेंटेज, मान लो 18% जीएसटी है तो उसका 9% आप सेंट्रल को दे रहे हो, 9% आप स्टेट को दे रहे हो। और यहीं पर जब आप नेशनल लेवल पर जाते हो तो वो पूरा का पूरा 18% सेंट्रल को जाता है और सेंट्रल उसके साथ शेयर करता है जिस राज्य में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है जी। तो यहां पे हमने क्या समझा, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल एंड देन नेशनल लेवल, ये 3 चीजें हमने जान ली। अब हम जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। तो होलसेल ट्रेड होता है एंड रिटेल ट्रेड होता है। और मैं आपको बताऊं इसके माध्यम से होलसेल ट्रेडर जो होता है वो क्वांटिटी पे कमाता है और रिटेल ट्रेडर जो होता है वो प्रोडक्ट पे कमाता है। यानी कि अगर मान लीजिए मैं एक कपड़े का व्यापारी, मान लो मैं कपड़े का व्यापारी हूं, मैं जींस प्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने भाई अपनी जींस को होलसेलर को बेच दिया। अब होलसेलर क्या करेगा, उसको जींस पर 100 रुपए का मुनाफा नहीं कमाएगा, वो 50 रुपए का मुनाफा कमाएगा उसके ऊपर। बट वो 50 रुपए का मुनाफा उसका ज्यादा कब हो जाएगा, क्योंकि हर कोई बंदा जब कोई उसके पास आएगा खरीदने के लिए माल तो वो कोई एक जींस नहीं खरीदेगा, वो उसकी पेटियां लगवाएगा। यानी कि 100 जींस खरीदेगा, 50 खरीदेगा, 60 खरीदेगा, 1000 खरीदेगा। तो इसके माध्यम से उसका प्रॉफिट जनरेट होता हुआ चला जाएगा। तो अगर उसके पास एक ग्राहक भी आ गया तो उसके पास लाखों रुपए का प्रॉफिट है। और यहीं पर रिटेल ट्रेड जो होता है वो प्रोडक्ट पे कमाता है और इवन होलसेलर से ज्यादा कमाता है। अगर होलसेलर अपना 100 रुपए का मार्जिन ऐड कर रहा है तो रिटेल ट्रेडर 200 रुपए का मार्जिन ऐड करता है। तो 200 रुपए का मार्जिन ऐड करने के बाद वो जब माल बेचता है तो वो कोई एक बंदा आएगा, एक ही जींस परचेज करेगा। ऐसा तो नहीं कि 1000 जींस पैक कर दो हमारी, कि 500 जींस पैक कर दो। तो रिटेल ट्रेडर आपके प्रोडक्ट पे कमाते हैं और होलसेल ट्रेडर क्वांटिटी पे कमाते हैं। तो यहां पर हम क्या जान पाएंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिटेल ट्रेडर यानी होलसेल ट्रेडर के माध्यम से हमारी इंटरनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस परफॉर्म होती हैं। तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा एक तरीके से इंटरनल ट्रेड का इंट्रोडक्शन देखा। अब हम ये जानते हैं कि आखिर वह कौन से मेन डॉक्यूमेंट हैं जो इंटरनल ट्रेड के अंदर यूज होते हैं और कौन सी टर्म्स होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए इंटरनल ट्रेड को फंक्शन में परफॉर्म करते हुए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मेन डॉक्यूमेंट यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो इंटरनल ट्रेड की ट्रांजैक्शंस को करते हुए हमें यूज करने चाहिए या फिर हम यूज करते हैं।
तो पहला हमारे पास आता है इनवॉइस। इनवॉइस हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। फिर दूसरा आता है हमारे पास परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस एक ऐसा इनवॉइस होता है जो कि कंटेन करता है हमारे गुड्स की सारी डिटेल्स, चाहे वो कलर हो, साइज हो, क्वांटिटी हो, रेट हो, जीएसटी हो, वह सारी डिटेल्स कंटेन करता है। इसको हम इंटरिम इनवॉइस के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारे पास आता है डेबिट नोट। डेबिट नोट एक इस तरीके से सबूत होता है। सबूत किसका होता है? बायर का होता है कि मैंने सेलर को पैसे दे दिए, ये सबूत है। ये डेबिट नोट होता है जो बायर इशू करता है सेलर को, और इसके अपोजिट में हमारे पास है क्रेडिट नोट जो कि सेलर इशू करता है बायर को, जो उसके पास सबूत होता है कि भाई हाँ आपके पैसे मेरे पास आ चुके हैं। फिर हमारे पास आता है लॉरी रिसिप्ट एंड रेलवे रिसिप्ट। तो लॉरी रिसिप्ट एंड रेलवे रिसिप्ट एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के माध्यम से इशू की जाती है। लॉरी रिसिप्ट एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के माध्यम से इशू की जा रही है कि भाई आपके गुड्स एक्सेप्ट हो चुके हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। एंड रेलवे रिसिप्ट रेलवे के माध्यम से इशू की जाती है जो कि ये एक्सेप्ट करती है कि आपके गुड्स एक्सेप्ट हो चुके हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। तो ये ट्रांसपोर्ट कंपनी मान लीजिए कि ये इशू कर रही है, यानी कि वाहन यात्रा समझ लीजिए इसको, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करा, डॉक्यूमेंट यूज करते हैं इंटरनल ट्रेड के लिए, यानी कि अपने माल को हम भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो ये इशू करेगी। रेलवे के माध्यम से जा रहा है तो रेलवे कंपनी ये इशू करेगी। फिर हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे पास क्या आता है? पहला आता है कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि आपने नकद देना है पैसा, यानी कि जब आपके पास माल आ जाए तब आप नकद उसका पैसा दे दोगे। उदाहरण के तौर पर कैश ऑन डिलीवरी हमारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में भी होती है ना कई सारी, कि आपने कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करना, जब आपका गुड्स आपके पास आ जाएगा, अगर आपने उसको कैश नहीं दिया तो वो गुड्स आपका वापस ले जाएगा। तो कैश ऑन डिलीवरी का मतलब क्या है? जब आपका गुड्स आपके पास आ जाए आप उसके बदले उसके कंसिडरेशन में कैश पे कर दो, तो वो कैश ऑन डिलीवरी कहलाता है। फिर हमारे पास आता है फ्री ऑन बोर्ड और फ्री ऑन रेल, यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो हमारे बायर और सेलर के बीच में होता है। वो क्या होता है कि जो सेलर होता है वो जिम्मेदारी लेता है, वो खर्चा लेता है अपने माल को गाड़ी में लोड करवाने तक का, अपने माल को गाड़ी में लोड करवाने तक का वो खर्चा और जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, और उसके बाद की सारी जिम्मेदारी, उसके बाद के सारे खर्चे जो होते हैं वो हमारे बायर के होते हैं। तो एक एग्रीमेंट है जिसको हम फॉब और फोर के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारे पास एक एग्रीमेंट आता है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रीड, जिसको हम CIF के नाम से जानते हैं, जो कि इशू किया जाता है, बनाया जाता है कि ये जो हमने आपको कॉस्ट बताई है इस कॉस्ट के अंदर इंश्योरेंस भी इंक्लूड है, इस कॉस्ट के अंदर फ्रीड भी इंक्लूड है, यानी खर्चा भी इंक्लूड है गाड़ी वाड़ी का। तो यह आपका एक तरीके से कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रीड यानी कि CIF हमने बना के भेज दिया। अब क्या होता है कि किसी भी ट्रांजेक्शंस को करने के लिए मनुष्य से गलती हो ही जाती है, इंसान से गलती हो ही जाती है। तो सामने वाली फर्म हमारे ऊपर कोई केस ना कर दे कि हमने इतने गुड्स का वादा किया था, हमने इतने ही गुड्स भेजे, या फिर हमने कैश मेमो देने का वादा किया था वो भी नहीं भेजा। तो यहाँ पर अगर हमसे कोई गलती कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम अपने बिल पर एरर्स एंड ओमिशन एक्सेप्ट लिखकर भेज देते हैं। एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ACC डाल देंगे, और EX यानी कि हमारी तरफ से कोई गलती और कोई भूल चूक नहीं हुई। तो ये आने वाली फर्म से एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो सामने वाली फर्म से बचने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए बनाया जाता है। तो ये हमारे पास टर्म्स ऑफ ट्रेड हो गई, और हमने जान लिया मेन डॉक्यूमेंट यूज इन इंटरनल ट्रेड। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं होलसेल ट्रेड के बारे में। तो होलसेल ट्रेड जैसा कि हम जान चुके हैं कि एक ऐसा ट्रेड होता है जिसके अंदर किसी भी गुड्स की जो परचेजिंग होती है वो बल्किंग के अंदर होती है, यानी काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में होती है। तो होलसेलर जो होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर फैक्ट्री से, मील व्यापारियों से बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं और उसको अपने पास स्टॉक के अंदर रख लेते हैं, और रिटेलर्स को वो क्वांटिटी के हिसाब से बेचते रहते हैं, 50 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी, बट एक चीज़ कभी नहीं बेचते। तो यहाँ पर हमने क्या जाना कि होलसेल ट्रेड का मतलब क्या है? इट रेफर टू दैट टाइप ऑफ ट्रेड under which goods and services are bought in bulk from producer and are sold in small quantities to the retailer। तो यहाँ पर क्या होता है कि बल्किंग में खरीदते हैं और स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर रिटेलर्स को बेचते हुए रहते हैं। अच्छा, इनकी सर्विस क्या है भाई? इनकी सर्विस किस तरीके से हमने 3 भागों में डिवाइड करी है। पहला हमने प्रोड्यूसर के वे में यानी मैन्युफैक्चरर्स के वे में, फिर हमने रिटेलर्स के वे में, और साथ ही साथ फिर आता है सोसाइटीज के वे में। तो इन तीनों को समझते हैं। तो देखो, सर्विस टूवर्ड्स प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि यहाँ पर पहली सर्विस क्या है? प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डिमांड, यानी कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको हम डायरेक्टली एडवर्टाइज कर रहे हैं, डायरेक्टली इन्फॉर्म्ड कर रहे हैं कि भाई इस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, ये चीज़ बनवाइए, या ऐसा माल बनवाइए, या ऐसा माल हमको दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी डिमांड के बारे में जो मार्केट में चल रही है, प्रोड्यूसर्स को और मैन्युफैक्चर को बता रहे हैं। एक्टिंग एज अ मिडल मैन, तो हमारे फैक्ट्री मालिकों का, मील मालिकों का माल जो छोटे छोटे दुकानों पर आ पा रहा है वो इन होलसेलर के माध्यम से आ पा रहा है, क्योंकि रिटेलर्स की इतनी बड़ी पहुंच नहीं होती कि वो डायरेक्टली फैक्ट्री के पास चला जाए, या फिर वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास चला जाए जहाँ पे वो चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड हो रही हैं। तो होलसेल ट्रेडर जो होते हैं वो बेसिकली एक मिडलमैन का काम करते हैं, जो वहाँ से कुछ उठाकर डिस्ट्रीब्यूट फर्दर करने का काम करते हैं, थोड़ा सा अपना मार्जिन रख के। तो यहाँ पे हमने क्या जाना है? एक्टिंग एज ए मिडलमैन। फिर आता है
प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प इन द सेंस कि भाई जैसे मान लीजिए मील व्यापारी है और साथ साथ फैक्ट्री मालिक है, इनसे बल्किंग में माल खरीदा जाता है। अब बल्किंग में माल खरीदा जाता है तो बल्किंग में पैसे भी जाएंगे ना जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे होलसेलर होते हैं ना, वो माल तभी खरीदते हैं जब उस चीज़ की डिमांड आ जाती है। इवन मैं आपको बताऊँ कि मान लो हमारे पास ऑर्डर आया, रिटेलर का 100 ऑर्डर चाहिए भैया, 100 माल चाहिए, तब जाके मैं उस एडवांस ऑर्डर के बाद तब कंपनीज के पास जाऊँगा या फिर फैक्ट्री या मील के पास जाऊँगा, तब कहूँगा भाई 200 ऑर्डर दे दो, 200 माल दे दो। तो इस तरीके से चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एडवांस क्राइटेरिया लेकर चलता है अपना, तो ये फाइनेंशियल हेल्प भी करता है टूवर्ड्स मैन्युफैक्चरर्स की, प्रोड्यूसर्स की, यहाँ से बल्कि में पैसे चले जाते हैं। ठीक, फिर आता है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन एडवर्टाइजिंग गुड्स। तो बेसिकली असिस्टेंस करता है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एक तरीके से नींव है हमारे बिजनेस की। अगर बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट ही नहीं है तो वो एक्सपेंड फॉर्म में जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या करता है, ये एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है टूवर्ड्स मैन्युफैक्चर एंड प्रोड्यूसर्स को, कि उनका माल ले लिया और रिटेलर्स को बताया कि भाई इस कंपनी का माल बढ़िया है, इस कंपनी का माल बढ़िया है, ये वाला माल परचेज करो। तो इस तरीके से चीज़ें रहती है। तो एडवर्टाइजमेंट का काम भी कर रहा है। फिर प्रोवाइडिंग स्टोरेज फैसिलिटीज। तो बेसिकली जान लीजिए कि भाई मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, बड़ी क्वांटिटी में माल बन रहा है, तो वो कहाँ पर स्टॉक करेंगे, वो होलसेलर को बड़ी मात्रा में बेच देते हैं। होलसेलर के पास गोदाम बने हुए हैं, वो वहाँ पे अपने माल को स्टॉक कर लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जितनी क्वांटिटी उसके पास रिटेलर मांगते हैं वो बेचता हुआ रहता है। तो ये स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। फिर प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है रिटेलर्स को फर्दर बेचने के लिए। स्टेबलाइजिंग प्राइस, इसका मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कभी प्राइस अप चले जाते हैं, डाउन चले जाते हैं, डिमांड हाई एंड लो चली जाती है, तो ये उसको मेंटेन करने का भी काम करता है। क्योंकि यहाँ पे सारे जो स्टॉक मेंटेन होते हैं वो सबसे ज़्यादा होलसेलर के पास होते हैं। होलसेलर उतना माल लाता है, जितना माल उतना से उतना ज़्यादा माल लाता है जिससे आधा माल वो अपने स्टॉक के अंदर रख सके और आधा माल वो बेचता हुआ रहे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कभी भी ऐसा फ्लक्चुएशन का लेवल आता है तो विथ यूजिंग ऑफ होलसेलर ट्रेड, जो हमारे उसके पास स्टॉक्स होते हैं उनके माध्यम से पूरी इकोनॉमी को हम स्टेबल भी कर सकते हैं। यानी कि उसकी डिमांड आ रही है, तो डिमांड आने के बाद यहाँ से उसकी डिमांड आ रही है तो उसको सप्लाई करके या सप्लाई को रोक कर, तो इस तरीके से स्टेबल किया जा सकता है अपनी इकोनॉमी को। फिर अचीविंग इकोनॉमी इन प्रोडक्शन। तो बेसिकली जब हम यहाँ से देख रहे हैं कि स्टेबलाइजिंग हो रही है, एडवर्टीजमेंट हो रहा है, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रही है, लार्ज क्वांटिटी में मनी का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, तो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं मिलेगा यहाँ से। तो हम ये जानकर आ चुके हैं पीछे वाले चैप्टर में कि किसी भी इकोनॉमी को जो डेवलप्ड होने की जरूरत होती है वो होती है एंटरप्रेन्योर से, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर से। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या होता है, यानी कि पैसों का आना जाना तो होता है, गुड्स का आना जाना तो होता है। तो यहाँ पे हमारी जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन है वो भी हाई लेवल पर जाती है। फिर हम बात करें सर्विस टूवर्ड्स रिटेलर्स की। तो रिटेलर की सर्विस के माध्यम से यहाँ से क्या समझेंगे कि भाई इजी सप्लाई ऑफ गुड्स, बहुत अच्छे से हम सप्लाई कर देते हैं, इजीली सप्लाई कर देते हैं गुड्स की। फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, इन द सेंस हम क्रेडिट के अंदर माल बेच देते हैं कि उधारी में माल ले जाओ भाई। फिर कंसल्टेंसी सर्विसेज होती है, फिर रीजनेबल प्राइस पे हम बेच रहे हैं, कम से कम पैकिंग फैसिलिटीज होती है। यहाँ पे ये नहीं कि आपने माल खरीदा है तो आपके यहाँ पर बिना मैनेजमेंट के माल पड़ा हुआ है और रिटेलर को छाटना पड़ रहा है, ऐसा नहीं। पैकेजिंग फैसिलिटीज होती है, सिर्फ रिटेलर को खरीदना पड़ता है और अपनी दुकान पर सजाना पड़ता है, ये सिंपल है। इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स, अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा होलसेलर है वो एक तरीके से डिमांड की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है मैन्युफैक्चरर्स को, और यहाँ पे जो रिटेलर्स के माध्यम से बताऊँ तो ये बता रहा है कि भाई यहाँ पे ये माल नया बना है इस कंपनी का, ये ले जाओ अपनी दुकान पर रखो, बिक जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म करता है न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में अपने कंज्यूमर्स को, रिटेलर्स को, सॉरी, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सर्विस टूवर्ड्स सोसाइटी। तो ये सोसाइटी के लिए किस तरीके से सपोर्ट करता है। फिर आता है कंट्रोल ऑन मार्केट फ्लक्चुएशंस। तो बेसिकली हमने देखा ना कि ये स्टॉक मेंटेन रखता है अपने पास में ह्यूज अमाउंट में, तो जितने भी हमारे पास डिमांड या फिर सप्लाई बढ़ती है या फिर प्राइस के अंदर कुछ फ्लक्चुएशंस आती हैं तो उसको स्टेबल करने के लिए, उनके प्राइस को स्टेबल करने के लिए इसके स्टॉक का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, कंट्रोल ऑन मार्केट फ्लक्चुएशंस। फिर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स मतलब क्या होता है कि जिन गुड्स को अब डायरेक्टली जाके प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर से नहीं खरीद सकते या शहर के किसी और स्टेट से नहीं खरीद सकते, उदाहरण के तौर पर हमें मसाले खाने तो हम राजस्थान थोड़ी जाएंगे खरीदने के लिए, वहाँ की जो होलसेलर है उनके माध्यम से रिटेलर है, रिटेल के माध्यम से हमारे तक आ रही है। तो रिटेलर और होलसेलर के माध्यम से हमारे पूरे भारत को छोड़ो पूरी दुनिया की चीज़ों को हम इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स हो जाती है हमारे पास, और सिलेक्शन फैसिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर ये किसी एक कंपनी का सगा नहीं रहता, इसके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंपनीज का माल रहता है, अलग अलग क्वालिटी में, क्वांटिटी में, साइज में, कलर में, सब चीज़ों का माल स्टॉक में रहता है। तो यहाँ से हमारे लिए सिलेक्शन फैसिलिटी बढ़िया रहती है कि किस तरीके से हम कौन सा माल क्या परचेज और कितना करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास के अंदर हमने जाना इंटरनल ट्रेड के बारे में पूरी तरीके से, और हमने एक पार्ट कवर किया होलसेल ट्रेड का। रिटेल ट्रेड को हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, वो अपने आप में काफ़ी वाइड टॉपिक है क्योंकि उसके अंदर टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते हुए चलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
सो होपफुली आज की इस क्लास के अंदर कोई डाउट आपके नहीं बचा होगा, बट फिर भी किसी टॉपिक के अंदर, किसी पॉइंट के अंदर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता दीजिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्रेशन के साथ। थैंक यू।